वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में MCS 012 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जो कि है जून 2023 का। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यहाँ पे हमें जो इंटेल का 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसको डायग्राम के थ्रू डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल का, ये 1970s में इंटेल के थ्रू बनाया गया था, जो कि एक 8 बिट बाय 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और जो फर्स्ट मेंबर है x86 फैमिली का। जो ये बेस्ड है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर डिपेंड करता है CISC पे, कंप्यूटर सेट कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, और इसमें वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम जो है सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बस इंटरफेस यूनिट। सबसे पहली यूनिट होती है बस इंटरफेस यूनिट। ये क्या करती है, ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फैच करती है और फिर उनको डिकोड करती है कि किस तरह से या क्या ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म करने हैं, और फिर उसके बाद ये माइक्रो प्रोसेसर जो और मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनके बीच में डाटा ट्रांसफ़र का काम करती है। ओके, सेकेंड यूनिट आती है इसके अंदर एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन फैच की गई है उस पर जो ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होने होते हैं वो एग्जीक्यूट करती है। थर्ड हमारे पास इसमें पार्ट आता है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस है उनको स्टोर करके रखते हैं। और ये जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है इसमें तरह तरह के रजिस्टर्स पाए जाते हैं, जैसे कि जनरल पर्पस रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर एंड स्पेशल रजिस्टर। फोर्थ है हमारे पास सेगमेंटेड मेमोरी आर्किटेक्चर। जो ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर है इसके अंदर सेगमेंटेड मेमोरी आर्किटेक्चर है, जिसका मतलब ये कि मेमोरी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दी गई है, और हम जो है रजिस्टर को इसका सेगमेंट का यूज़ कर सकते हैं एज अ रजिस्टर और एज अ ऑफसेट। ओके, The 8086 microprocessor has a 20-bit data address bus which can address up to 1 MB of memory, and a 16-bit data bus which can transfer data between the microprocessor and memory or input-output devices. It does not have a RAM or ROM inside it. However, it has a internal registers for storing intermediate and final results and interface with the memory located outside it थ्रू द सिस्टम बस। अब ये जो इंटेल का ये प्रोसेसर है इसके अंदर जो है रोम या रैम इनसाइड में नहीं है, लेकिन इसकी जो डाटा बस है वो 20 बिट की है, और जो कि एक बार में 1 MB ऑफ मेमोरी को एड्रेस कर सकती है। तो यहाँ पे हम इसका डायग्राम देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है, जो कि हमें ऊपर बनाने के लिए बोला था। ब्लॉक डायग्राम में हमें 4 पार्ट्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट आप ये देख सकते हैं BIU बस इंटरफेस यूनिट। ये क्या करती है, इंस्ट्रक्शन को फैच करती है, ये मेमोरी से इनपुट या आउटपुट लेती है, फिर उसके बाद जो ये डाटा है वो एग्जीक्यूशन यूनिट के पास भेजा जाता है। फिर ये जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर कंट्रोल यूनिट के बाद उसे भेजा जाता है। कंट्रोल यूनिट में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर्स है, और ये जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यहाँ पे ऑपरेंड्स और फ्लैग्स यहाँ पे हमें शो किए गए हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट किया था, अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। बी पार्ट कहता है व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन साइकिल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, उसको एक्सप्लेन कीजिए फ्लो चार्ट के थ्रू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। द इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑल्सो नोन एज फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल is the basic operation cycle of the computer central processing unit. It involves several steps, each performing a specific function in the execution of an instruction. Here are the major steps involved in the instruction cycle. इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब सिंपली ये होता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसे हम सबसे पहले फैच करेंगे, फिर उसको डिकोड करेंगे, और फिर जो भी इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। इंस्ट्रक्शन साइकिल में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि हम बेसिक स्टेप्स को यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला स्टेप है फैच साइकिल।
The CPU retrieves the instruction from memory. The instruction is typically stored at the address specified by the program counter. The PC is then incremented to the to the next instruction in the memory. जो CPU है वो इंस्ट्रक्शन रिट्राइव करता है मेमोरी में, और फिर जो प्रोग्राम काउंटर है उसको हम इंक्रीमेंट कर देते हैं बाय 1 पॉइंट. ओके. सेकेंड स्टेप हमारे पास है डिकोड साइकिल. सेकेंड साइकिल है डिकोड साइकिल. अब ये जो फैच की गई इंस्ट्रक्शन है इसको हम डिकोड करेंगे और फिर इसमें देखेंगे क्या इंस्ट्रक्शन हमें परफॉर्म करनी है. The CPU interprets the instruction and determines what operations need to be performed. This involves identifying the opcode and any operands that are needed to execute the instruction. थर्ड साइकिल हमारे पास है execute cycle. The CPU performs the operation specified by the instruction. This may involve reading or writing data from or to memory, performing arithmetic or logical operations on data, or manipulating the control flow of the program. In addition to these basic cycles, there are some additional cycles that may be performed during the instruction cycle depending upon the CPU architecture and instruction set. अभी जो हमने 3 साइकिल देखी है, फैच साइकिल, डिकोड साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल, इसके अलावा भी कुछ साइकिल्स है जो हमें देखनी होंगी. फर्स्ट हमारे पास है फैच ऑपरेंड साइकिल. मतलब जो ऑपरेंड है वो फैच कब किया जाता है. इन सम CPUs the operands needed for an instruction are fetched during a separate cycle before the execution cycle. मीन्स जो फैच ऑपरेंड साइकिल है वो एग्जीक्यूशन साइकिल से पहले परफॉर्म की जाती है. Store result cycle. Store result cycle. In some CPUs, the results of an instruction are stored during a separate cycle and after the execute cycle. जो execution cycle है उसके complete होने के बाद हम store result cycle जो है वो perform करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है इंटरप्ट हैंडलिंग साइकिल. अब सबसे पहले इस साइकिल को समझने के लिए हमें ये जानना होगा इंटरप्ट कहते किसको है. मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं, ओके, अब अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बीच में आपको किसी ने कुछ और टास्क दे दिया कि आप शॉप पे चले जाओ. तो आप एक टास्क कंटिन्यूसली कर रहे थे लेकिन आपको एक और टास्क दे दिया गया है जो अदर देन दैट है. तो आपको बीच में क्या किया गया है, इंटरप्ट किया गया है. अब उस इंटरप्ट के लिए आपको रिस्पॉन्स देना होगा कि क्या मुझे वो, कि मैं वो काम करना चाहता हूँ, मैं शॉप पे जाना चाहता हूँ या नहीं जाना चाहता हूँ. तो ये हो गया इंटरप्ट को हैंडल करना. ऐसे ही जब CPU कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा होता है और उसको किसी अदर डिवाइस से या किसी अदर एक्सटर्नल सोर्स से कुछ और इंस्ट्रक्शन मिलती है तो वो CPU के लिए इंटरप्ट कहलाता है. ओके. अब उस इंटरप्ट के लिए कैसे उसको रिस्पॉन्स करना होता है वो उसका है इंटरप्ट हैंडलिंग. ओके. In some CPUs, interrupt handling may occur during any cycle of the instruction cycle. An interrupt is a signal that the CPU receives from an external device or a software that requires immediate attention. When an interrupt occurs, the CPU suspends the current instructions and execute an interrupt handler to service the interrupt. Okay? तो यहाँ पे हमें एक फ्लो चार्ट दिया गया है इन्हीं साइकिल्स के बारे में. सबसे पहले स्टार्ट ऑफ द साइकिल, देन एड्रेस इन प्रोग्राम काउंटर कॉपीड टू MAR, PC incremented to point to the next instruction found at the address described by MAR copied to the MDR, instruction in MDR copied to the CIR, CPU decodes the contents of the CIR. ये जो सारा प्रोसेस है ये फैच स्टेज में किया जाता है. ओके. फर्स्ट 4 स्टेप्स जो है वो फैच स्टेज में परफॉर्म किए गए हैं. तो अभी तक हमने जो है फैच स्टेज तक देखा था. नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आता है डिकोड स्टेज, जिसमें कि जो कंट्रोल यूनिट है डिकोड्स करती है जो भी कंटेंट CIR के थ्रू आया है. तो इस स्टेज को हम बोलते हैं डिकोड स्टेज. के बाद नेक्स्ट स्टेज है जो कंट्रोल यूनिट है वो जो इंस्ट्रक्शन आई है उसको सिग्नल्स के थ्रू रेलिवेंट कंपोनेंट्स में सेंड करती है. जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रक्शन है जिसमें कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो वो जो जो इंस्ट्रक्शन है वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास जाएगी. तो ये जो स्टेज कहलाता है ये एग्जीक्यूट स्टेज कहलाता है. ओके. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. ये यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम बताया गया है इंस्ट्रक्शन साइकिल का.
जिसमें कि सबसे पहला स्टेप है कि फैच द इंस्ट्रक्शन, देन डिकोड द इंस्ट्रक्शन, आफ्टर दैट रीड एड्रेस फ्रॉम मेमोरी एंड देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही सी पार्ट देख लेते हैं, जिसमें कि हमें ये नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें फ्लोटिंग पॉइंट ई 754 फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसीजन नंबर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले द IEEE 754 single precision floating point standard represents a number in 32 bits divided into 3 parts। अब ये जो IEEE 754 है, इसमें किसी भी नंबर को 32 बिट्स की फॉर्म में शो किया जाता है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है द साइन बिट, देन होता है द एक्सपोनेंट एंड होता है मेंटिसा। ओके, तो जो साइन बिट है इज 0 फॉर पॉजिटिव एंड 1 फॉर नेगेटिव नंबर्स। The exponent is biased by 127 and the mantissa represent the number following by the binary point। Okay, let's represent the numbers, given numbers। फर्स्ट नंबर हमारे पास 1010.0001। तो जो हमारे पास ये डेसिमल नंबर है, द डेसिमल नंबर 1010.0001 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1.01 4 times 0 1 into 2 in raised to power 9 in binary। Here sign bit is 0 since the number is positive। Exponent will be 9 plus 127 is equals to 136, which is 1 4 times 000 100 in binary। And the mantissa part after the binary part, that is 0 1 4 times 0 5 times 0 1, we add zeros to complete the 32 bits। अब ये जो इसमें नंबर है, तीनों पार्ट्स को हमने ऐड कर दिया, फिर एंड में जीरोस ऐड कर दी ताकि वो जो नंबर है वो 32 बिट्स का बन जाए। तो सबसे पहले हमने इसको जो है गिवन नंबर का साइन बिट लिखा है, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट लिखा है, फिर उसके बाद जो है जीरो ऐड कर दिए। तो ये जो है IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट देख सकते हैं आप, जिसमें कि जो नंबर हमें गिवन है वो माइनस से स्टार्ट हो रहा है, -0.000011। तो ये जो डेसिमल नंबर है वो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.11 इंटू में 2 raised to power 5। 2 raised to power 5 क्यों कह रहे हैं हम, देखिए आप यहाँ पे जो लास्ट में 111 लिखा है उसके बाद जो है 5 zeros है, तो ये जो बाइनरीज में है ये पावर 5 में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो साइन बिट रहेगी वो 1 रहेगी, क्योंकि ये जो नंबर है वो नेगेटिव है। जहाँ पे नंबर पॉजिटिव होता है वहाँ पे साइन बिट 0 होती है, और जहाँ पे नंबर नेगेटिव होता है वहाँ पे साइन बिट 1 होती है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे, जो -5 है, जो 2 raised to power n होता है ना, जो ये 5 है 2 raised to power 5 डेसिमल नंबर में, इसको हम 127 से ऐड करेंगे। तो -5 प्लस 127 हो जाएगा 122, जिसको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 011111010। अब ये जो हमारे पास ये एक्सपोनेंट पार्ट आ गया, अब हमें निकालना है मेंटिसा, क्योंकि 3 पार्ट होते हैं, साइन बिट, एक्सपोनेंट और मेंटिसा। अब जो मेंटिसा है, द पार्ट आफ्टर द बाइनरी पॉइंट्स दैट इज 1 1, वी एड जीरोस टू कंप्लीट 23 बिट्स। अब हमें जो ये टोटल नंबर है इसको कंप्लीट करने के लिए हम ये जो 1 1 है उसके बाद जीरोस ऐड कर देंगे, ताकि ये जो नंबर है वो 23 बिट्स कंप्लीट हो जाए। तो इसको जब हम सिंगल IEEE 754 रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे इस नंबर को, तो हमारे पास आएगा 1 1। ये 1 किस चीज़ के लिए, ये 1 है साइन के लिए, 1 फॉर द नेगेटिव नंबर। फिर जो हमने इसको एक्सपोनेंट को कन्वर्ट किया था -5 प्लस 127, जो 122 आया था, ये नंबर आया था हमारे पास, तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये नंबर आएगा, ये क्या है हमारा एक्सपोनेंट। फिर उसके बाद एक्सपोनेंट के बाद जो हमारे पास ये 11 है, 11 ये जो है, इसके बाद हम 23 zeros यहाँ पे लिख रहे हैं, ताकि ये जो पूरा नंबर है ये 32 डिजिट्स का यानी कि 32 बिट्स का हो जाए। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही डी पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट में हमसे पूछा गया है, एक्सप्लेन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन को हमें
एक्सप्लेन करना है। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर्स, microcontrollers and CPUs to increase their instruction throughput, the number of instructions that can be executed in a unit of a time। इंस्ट्रक्शन जो पाइपलाइनिंग है ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर्स या माइक्रो कंट्रोलर या सीपीयूज को डिज़ाइन करने में यूज़ की जाती है। इस टेक्निक के थ्रू जो हम कंप्यूटर की सीपीयू की जो थ्रोपुट है, मतलब जितने हम इंस्ट्रक्शन एक यूनिट ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। थ्रोपुट का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन अ यूनिट ऑफ टाइम। ओके, the basic idea is to split the processing of a computer instruction into a series of independent steps। अब इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमें प्रोसेसिंग करनी है इसको हम सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं विद द स्टोरेज एट द एंड ऑफ ईच स्टेप। मतलब हर स्टेप के एंड में जो रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा। This allows the computer to control circuitry to issue instruction at the processing unit before the previous instructions are finished, which is much like an assembly line where a product is made in stages at a different workstation। अब सिंपली इसमें क्या होता है कि जो भी कोई भी इंस्ट्रक्शन हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको हम स्टेप्स में स्प्लिट कर देंगे, जो कि हर एक स्टेप अपना इंडिपेंडेंटली टास्क परफॉर्म करेगा, हर एक स्टेप इंडिपेंडेंटली प्रोसेस होगा। अब इस स्टेप में क्या होता है, जो एंड ऑफ द रिजल्ट जो हम एक प्लेस पे स्टोर कर लेंगे, फिर उसके बाद जो सभी रिजल्ट्स है उनको स्टोर करके जो है शो कर दिया जाएगा। इससे क्या होता है, कंप्यूटर की सीपीयू की जो थ्रोपुट है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे एक हमें एग्जांपल दिया गया है, एग्जाम्पल ऑफ 4 सेगमेंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। मतलब यहाँ पे हम 4 सेगमेंट में इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग करेंगे। सेगमेंट 1 है इंस्ट्रक्शन फैच, सेगमेंट 2 है इंस्ट्रक्शन डिकोड, सेगमेंट 3 है ऑपरेंड फैच, सेगमेंट 4 है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। ओके, तो ये सिंपली इंस्ट्रक्शन साइकिल की तरह जो हमने प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है इंस्ट्रक्शन फैच। इंस्ट्रक्शन फैच में क्या होता है, द इंस्ट्रक्शन फैच सेगमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट FIFO बफर। दिस स्टेज इन्वॉल्व फैचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। इंस्ट्रक्शन फैच में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रक्शन आई तो वो सॉरी कोई भी इंस्ट्रक्शन आई तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी और फिर एग्जीक्यूट होने के बाद फिर वो सबसे पहले जो है आउट होगी। ओके, तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे बेस्ड होता है और इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी से फैच की जाती है। सेगमेंट 2 हमें क्या कहता है, सेगमेंट 2 सेज इंस्ट्रक्शन डिकोड। जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आई है उसको हमें डिकोड करना है। द इंस्ट्रक्शन फैच्ड फ्रॉम अ मेमोरी इज डिकोडेड इन द सेकेंड सेगमेंट एंड इवेंचुअली द इफेक्टिव एड्रेस इज कैलकुलेटेड इन अ सेपरेट अरिथमेटिक सर्किट। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स डिकोडिंग द ऑब्टेन्ड इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव एड्रेसेस। जो इंस्ट्रक्शन हमने फैच की है मेमोरी से वो डिकोड की जाती है सेकंड सेगमेंट के अंदर, और जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होता है वो सेपरेट अरिथमेटिक सर्किट में कैलकुलेट होता है। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स डिकोडिंग द ऑब्टेन्ड इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव एड्रेस। इसमें जो इंस्ट्रक्शन है उसको जो है डिकोड किया जाता है और जो एड्रेस है उसको ऑब्टेन किया जाता है। सेगमेंट 3 क्या होता है, ऑपरेंड फैच। एन ऑपरेंड फ्रॉम अ मेमोरी इज फैच्ड इन द थर्ड सेगमेंट। अब ये जो थर्ड सेगमेंट है इसमें ऑपरेंड फैच किया जाता है। ऑपरेंड क्या होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रक्शन हमारे पास आई उसका ऑप कोड हमें फैच करना है तो वो ऑपरेंड फैच में आएगा। ओके, एन ऑपरेंड फ्रॉम अ मेमोरी इज फैच्ड इन द थर्ड सेगमेंट। दिस स्टेज इन्वॉल्व फैचिंग द ऑपरेंड्स फ्रॉम अ मेमोरी, ऑपरेंड्स फ्रॉम द गिवन मेमोरी। ओके, अब हमारे पास है सेगमेंट 4। सेगमेंट 4 इज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आई है उसे हमें एग्जीक्यूट करना है। द इंस्ट्रक्शंस आर फाइनली एग्जीक्यूटेड इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ द पाइपलाइन ऑर्गेनाइजेशन। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। आफ्टर द एग्जीक्यूशन द रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन अ प्रॉपर प्लेस। जो एग्जीक्यूशन हुई इसके बाद हम इनको स्टोर करेंगे किसी प्रॉपर प्लेस में।
Each step is carried out in its own segment, and various segments may take different amount of a time to process the incoming data. Furthermore, there are occasions when multiple segments request memory access at the very same time, requiring one segment to wait unless and until the memory access of another is completed. अब ये हो सकता है कि एक सेगमेंट ने अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, लेकिन जो दो सेगमेंट है वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और किसी एक को मेमोरी की रिक्वायरमेंट है लेकिन फर्स्ट यूटिलाइज कर रहा है, तो उस केस में जो फर्स्ट सेकंड जो सेगमेंट है उसको वेट करना होगा मेमोरी लोकेशन के लिए। ओके, अब यहाँ पे हमें फ्लो चार्ट दिया गया है। इफ द इंस्ट्रक्शन इज साइकिल इज सेपरेटेड इनटू इक्वल लेंथ सेगमेंट, अब ये जो इंस्ट्रक्शन साइकिल हमारे पास होती है, अगर हम उनको इक्वल लेंथ के सेगमेंट्स में डिवाइड करते, सेपरेट करते, the organization of an instruction pipeline will become much more efficient। जो ये इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग की ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी बन सकती है। A four segment type of an instruction pipeline refers to one of the most common instances of this style of organization। अब ये जो 4 सेगमेंट की हमने इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग देखी है ये सबसे कॉमन है और इजीली हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। जो हमें बोला गया था कि इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग का आप एक ब्लॉक डायग्राम बनाइए। तो सेगमेंट 1 में क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी से फैच की जाती है। सेगमेंट 2 में जो इंस्ट्रक्शन है उसको डिकोड किया जाता है। फिर सेगमेंट 3 में ऑपरेंड को फैच किया जाता है। फिर सेगमेंट 4 में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाईलाइटेड पार्ट में सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4 लिखा गया है। इससे जो है ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल आप देख सकते हैं और ये जो है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट हमारे पास है, हम ई पार्ट को देख लेते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स, हाउ डज द सीपीयू नोट दैट एन इंटरप्ट हैज अकर्ड। अब हमने क्वेश्चन 1 में देखा था कि इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट हैंडलिंग साइकिल क्या होती है। अब यहाँ पे डायरेक्टली हमसे पूछ लिया गया है कि इंटरप्ट क्या होता है, कितने तरह के इंटरप्ट होते हैं और सीपीयू को कैसे पता चलता है कि कोई इंटरप्ट हुआ है। ओके, देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरप्ट इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जब हम कोई भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ते हो तो उसमें बहुत तरह के जो है इंटरप्ट्स होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास हार्डवेयर इंटरप्ट। These are the signals generated by external devices and input-output devices. They interrupt the CPU when the instructions are ready. Hardware interrupts can be further classified into 2 types. जो ये हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं ये इनपुट या आउटपुट या एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू जनरेट किए जाते हैं। इनको हम जो है 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट हार्डवेयर इंटरप्ट है मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट क्या होते हैं? दीज हार्डवेयर इंटरप्ट्स कैन बी इग्नोर्ड और डिलेड फॉर सम टाइम इफ द प्रोसेसर इज एग्जीक्यूटिंग अ हाई प्रायोरिटी टास्क। मास्केबल इंटरप्ट्स वो इंटरप्ट्स होते हैं जो कि मतलब कुछ समय के लिए डिलेड किया जा सकते हैं अगर कोई सीपीयू जो है कोई प्रायोरिटी टास्क परफॉर्म कर रहा है। ओके, सेकेंड हमारे पास टाइप ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। मतलब वो हार्डवेयर इंटरप्ट्स जो इग्नोर नहीं किए जा सकते या जिनको हम डिले नहीं कर सकते, उनको इमीडिएट जो है सर्विस चाहिए बाय प्रोसेसर। ओके, these hardware interrupts can neither be ignored or nor delayed and must immediately be serviced by the processor। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, अभी हमने देखा हार्डवेयर इंटरप्ट्स के बारे में, अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स क्या होते हैं। These are signals generated by internal devices and software programs when software programs need to access any system call, software interrupts are present। Software interrupts can be divided into 2 types, normal interrupts और exceptions interrupts। जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं वो सिग्नल या इंटरप्ट होते हैं जो इंटरनल डिवाइसेस या किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू जनरेट किए जाते हैं। ओके, जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है या फिर कोई भी मान लो सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को कोई सिस्टम एक्सेस चाहिए या कोई मतलब एक्सेस चाहिए किसी भी चीज़ का, तो जो सॉफ्टवेयर है वो इंटरप्ट क्रिएट करता है।
अब ये जो सॉफ्टवेयर के इंटरप्ट है ये भी दो तरह के होते हैं, नॉर्मल इंटरप्ट और एक्सेप्शनल इंटरप्ट। नॉर्मल इंटरप्ट दिस आर कॉज्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। जब कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम वर्क कर रहा होता है, उसकी इंस्ट्रक्शंस में कुछ चीज़ों का एक्सेस रिक्वायर्ड होता है, तो उस केस में जो इंटरप्ट क्रिएट होता है, ये इंटरप्ट सिग्नल सीपीयू को मिलता है, वो नॉर्मल इंटरप्ट होता है। सेकंड हमारे पास है एक्सेप्शनल इंटरप्ट। एन एक्सेप्शन इज अनप्लैन्ड इंटरप्शन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। मतलब उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ऐसा कोई इंटरप्शन आएगा, लेकिन वो क्रिएट हो रहा है, तो वो अनप्लैन्ड इंटरप्शन हुआ, राइट। तो वो जो है वो एक्सेप्शन में आता है। For example, while executing a program, if we got a value that is divided by 0, it is called an exception। अब मान लीजिए कोई भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके बीच में आपको ऐसी वैल्यू मिल गई है जो डिवाइड होती है 0 से, तो उस जो इंटरप्ट को कहते हैं एक्सेप्शनल जो है इंटरप्ट है। ओके, द CPU नोज दैट एन इंटरप्ट इज। अब हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया है कि इंटरप्ट्स कितने टाइप के होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। ओके, अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि CPU को कैसे पता चलता है कि इंटरप्ट हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं। द CPU knows that an interrupt has occurred through the process called interrupt request, IRQ। ये IQ नहीं है, ये IR नहीं है, interrupt request को की सब फॉर्म है IRQ। The CPU checks for interrupts request every time an instruction is completed. If there is an interrupt request, the CPU stores the state of the program in a special register which includes the value of the next instruction in the program counter. The interrupt controller, a hardware chip on the motherboard, detects the interrupt signal and sends it to the CPU. The CPU then switches context to the interruption handler function, and at the end of the handler, the interruption flag is cleared and the CPU is ready to reflag the interrupt when the next event comes। जब कोई भी इंटरप्ट होता है तो वो क्या करता है, सीपीयू को सबसे पहले पता कैसे चलता है कि कोई इंटरप्ट हुआ है, उसके पास एक रिक्वेस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ओके, तो जब भी कोई सीपीयू जो है कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है या फिर जो रिजल्ट है किसी भी इंस्ट्रक्शन का वो स्टोर कर रहा होता है, तो सबसे पहले वो चेक करते हैं कि क्या कोई इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई है या नहीं आई है। अगर वहाँ पे कोई इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई हुई होती है तो जो सीपीयू क्या करता है, जो प्रोग्राम वो कर रहा था ना उसको वहीं स्टोर कर लेता है एक स्पेशल रजिस्टर में। फिर उसके बाद जो इंटरप्ट कंट्रोलर है वो डिटेक्ट करता है कि किस तरह का इंटरप्ट सिग्नल मिला है सीपीयू को, और फिर जो है इंटरप्ट हैंडलिंग फंक्शन वो है परफॉर्म करता है। ओके, और फिर लास्ट में जो इंटरप्शन फ्लैग है उसको क्लियर कर दिया जाता है। फिर जो अपना रीफ्लैगिंग हो जाती है, मींस अपना प्रीवियस टास्क पे वो बैक टू वर्क आ जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हमें ये एक डायग्राम भी दिया गया है। जैसे मान लीजिए कोई भी यूज़र है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर इंटरप्ट सर्विस रिक्वेस्ट आई हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम काउंटर है उसको 1 पॉइंट से इंक्रीमेंट करके फिर उसको इंटरप्ट सर्विस रूटीन को परफॉर्म किया गया है। फिर उसी पॉइंट पे जो कंप्यूटर का सीपीयू है वो बैक टू वर्क आ गया, राइट। ये यूज़र प्रोग्राम हमें दिया गया 1 2 3 टू ith पोजीशन पे इसे कोई रिक्वेस्ट आई है। फिर उसके बाद उसने इस प्रोग्राम को जो इस स्टेज पे उसने इसको एक स्पेशल रजिस्टर में स्टोर कर दिया। उसके बाद उसने इंटरप्ट सर्विस रूटीन परफॉर्म किया है, फिर उसके बाद बैक टू उसी पोजीशन पे आके उसने वर्क शुरू कर दिया। ओके, ट्रांसफर कंट्रोल बाय इंटरप्ट्स। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का एफ पार्ट है, व्हाट इज डीएमए, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ डीएमए। डीएमए क्या होता है और डीएमए के क्या क्या फंक्शंस है उनको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, तो डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA is a feature of a computer system that allows certain hardware subsystem to access main system memory independently of the central processing unit. The hardware unit that controls the DMA transfer is a DMA controller. The functions of DMA include, अब सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है DMA होता क्या है। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ओके, मतलब हमें मेमोरी का जो एक्सेस है वो डायरेक्टली मिल गया है। जो ये फीचर है ये कंप्यूटर सिस्टम में
certain hardware, DMA is a feature of a computer system that allows certain hardware subsystems to access main memory independently of the central processing unit. मतलब ये जो फीचर है ये कुछ हार्डवेयर सब सिस्टम को, सभी हार्डवेयर सब सिस्टम को नहीं अलाउ करता, लेकिन कुछ हार्डवेयर सब सिस्टम को अलाउ करता है मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए विदाउट द हेल्प ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो मेन मेमोरी है उसका पाथवे क्या है कि आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू ही आप मेन मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ हार्डवेयर सब सिस्टम्स को ये एक्सेस दिया गया है कि विदाउट द हेल्प ऑफ CPU you can access the main memory. The hardware unit that controls the DMA transfer is DMA controller. अब जो हार्डवेयर यूनिट DMA को कंट्रोल करती है, मतलब ये कंट्रोल करती है कि कौन कौन से हार्डवेयर सब सिस्टम DMA के थ्रू मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, उस कंट्रोलर को बोला जाता है DMA कंट्रोलर। ओके, तो आई होप कि आपको DMA के बारे में क्लियर हुआ होगा। अब जो DMA है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। द फंक्शंस ऑफ DMA इंक्लूड डाटा ट्रांसफ़र। ओके, तो यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र जो है DMA का मेन फंक्शन हमें बताया गया है। DMA अलाउज एन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस टू सेंड और रिसीव डाटा। इट ट्रांसफर्स द डाटा बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेन मेमोरी विद वेरी लेस इंटरेक्शन विद द प्रोसेसर। अब जो DMA है उसको हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ CPU। ओके, मतलब हमें बहुत सारे पाथवे से जाके नहीं गुजरना, सिर्फ हमें डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करना है। तो इससे क्या होता है, कुछ इनपुट या आउटपुट सिग्नल है या कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है या रिसीव करनी है, डाटा रिसीव करना है, तो उसको हम मेमोरी के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं विद लेस इंटरेक्शन विद द प्रोसेसर। इसमें हमें प्रोसेसर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सेकेंड हमारे पास है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA के थ्रू डाटा मेमोरी एक्सेस के थ्रू हमें जो है डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है मेमोरी का। इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट वे टू एक्सेस द मेमोरी विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। थर्ड हमारे पास है रिलीविंग द प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर को रिलीव दे देता है। DMA रिलीव्स द प्रोसेसर और co-processor from the burden of copying large blocks of data. It reduces the load on the processor, which typically has to control a wide variety of operations in a computer. मतलब जब हम कोई लार्ज ब्लॉक ऑफ डाटा, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज फाइल है जिसको हमें मेमोरी तक पहुंचाना है, या बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल है जिसको हमें मेमोरी से एक्सेस करना है, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और CPU ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। लेकिन ये हमें हेल्प करता है कि without the use of CPU, without the use of the processor, you can retrieve the data or send the data. Okay, नेक्स्ट हमारे पास है एफिशिएंसी एंड स्पीड। जो DMA है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है और इसकी स्पीड भी फास्ट होती है। DMA कैन ऑफलोड एक्सपेंसिव मेमोरी ऑपरेशंस सच एज लार्ज कॉपीज और scatter gather operations from the CPU to a dedicated DMA engine. It speeds up data transfer and memory operations. नेक्स्ट हमारे पास है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है, एक ही साथ 2 या 3 काम होना, मतलब पैरेलली एक या दो तीन टास्क परफॉर्म हो रही है। ओके, मल्टीपल DMA चैनल्स कैन वर्क साइमल्टेनियसली विच इम्प्रूव्स द सिस्टम परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ अ थ्रोपुट। अब जैसे थ्रोपुट क्या होता है, थ्रोपुट वो होता है कि हम इन यूनिट ऑफ टाइम कितनी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो मल्टीपल DMA, अगर मान लो मल्टीपल DMA के को यूज़ कर रहे हैं हम, तो एक ही साथ हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इससे क्या है, थ्रोपुट जो है इंक्रीज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है द DMA कंट्रोलर रजिस्टर्स हैव 3 रजिस्टर्स। अब यहाँ पे DMA के रजिस्टर्स के बारे में बात की गई है। जो DMA का कंट्रोलर है उसके पास 3 रजिस्टर होते हैं। फर्स्ट होता है एड्रेस रजिस्टर, सेकंड होता है वर्ड काउंट रजिस्टर और थर्ड होता है कंट्रोल रजिस्टर। DMA कंट्रोलर के रजिस्टर्स की बात हम कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट है एड्रेस रजिस्टर। इट कंटेन्स द एड्रेस टू स्पेसिफाई द डिजायर्ड लोकेशन इन द मेमोरी। इसमें हमें एड्रेस मिलता है कि हमें कौन सी स्पेसिफिक लोकेशन मेमोरी की एक्सेस करनी है। सेकेंड है हमारे पास वर्ड काउंट रजिस्टर। इट कंटेन्स द नंबर ऑफ वर्ड्स टू बी
ट्रांसफर्ड, इसमें हम ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हमें ट्रांसफ़र करने हैं। थर्ड हमारे पास है कंट्रोल रजिस्टर। कंट्रोल रजिस्टर इट स्पेसिफाइज द ट्रांसफर मोड। All registers in the DMA appear to the CPU as input-output interface registers. Therefore, the CPU can both read and write into the DMA register under program control via the data bus. The unit communicates with CPU through the data bus and the control lines through the use of address bus and allowing the DMA and RS registers to select input. The registers within DMA is chosen by the CPU। अब ये जो कंट्रोल रजिस्टर है इसका मेनली क्या फंक्शन होता है ये हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो DMA है वो मेमोरी को रीड भी कर सकता है और उस पर राइट भी कर सकता है। अभी जो कंट्रोल रजिस्टर है इसमें एड्रेस के बस के थ्रू ये अलाउ करता है रजिस्टर्स को कि कौन सी इनपुट सिलेक्ट करनी है या कितना डाटा ट्रांसफ़र पास करना है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका हमारे पास डायग्राम भी है जिसमें कि हमें DMA की डाटा बस बताया गया, डाटा बफर बस है, इसमें डाटा सिलेक्ट, रजिस्टर सिलेक्ट, यहाँ पे DMA के रजिस्टर्स है और यहाँ पे एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर और कंट्रोल रजिस्टर है। ये सारा डायग्राम, ये फ्लो डायग्राम है जो आप देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा ऊपर का पढ़ा हुआ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट है, कंसिडर अ 4 वेरिएबल boolean function and minimize the function using k-map and draw the resultant function using logic gates। अब यहाँ पे एक 4 वेरिएबल बुलियन एक्सप्रेशन है जो हमें दी गई है f इज इक्वल टू में सिग्मा 0, 4, 6, 7, 8, 10, 11 एंड 15। अब इसको हमें मिनिमाइज करना है यूजिंग के मैप और जो भी रिजल्टेंट फंक्शन हमारे पास आया है उसको यूज़ करके लॉजिक गेट्स हमें प्रिपेयर करने हैं। ओके, तो यहाँ पे द बुलियन फंक्शन इज इक्वल टू दिस, ये बुलियन फंक्शन हमें दिया गया है। दिस फंक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड यूजिंग कार्नोग मैप also known as k-map। The k-map for a 4 variable function is a 4x4 grid। यहाँ पे जो ग्रिड बनेगी ये 4x4 की बनेगी। ओके, द वेरिएबल्स आर यूजुअली ऑर्डर्ड इन अ ग्रे कोड टू इंश्योर दैट ओनली वन वेरिएबल चेंजेस एट अ टाइम एज यू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर। अब यहाँ पे जो ये वेरिएबल्स ऑर्डर किए जाएंगे वो ग्रे मैप के थ्रू, ग्रे कोड के थ्रू किए जाएंगे ताकि आप अगर एक सेल से दूसरे सेल में शिफ्ट होते हैं तो सिर्फ वन वेरिएबल चेंज हो। Here how you can fill out the k map of for the given function। अब ये k map ऐसे आप फिल कर सकते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0। यहाँ पे आपको k map दिखाया गया है। Next you group in the first one's k map। The aim is to make the groups as large as possible and each group should contain a number of a cell that is the power of 2। मतलब अगर आप के मैप में जो है ग्रुप करते हैं नंबर्स को तो वो पावर ऑफ 2 में होनी चाहिए। ईच सेल इन द के मैप कैन बी पार्ट ऑफ मोर देन वन ग्रुप। कोई भी जो सेल है के मैप का एक से ज़्यादा ग्रुप का, एक या एक से ज़्यादा ग्रुप का पार्ट हो सकता है। आफ्टर ग्रुपिंग द मिनिमाइज्ड बुलियन फंक्शन कैन बी रिटन डायरेक्टली फ्रॉम द ग्रुप्स। फॉर दिस के मैप द मिनिमाइज्ड फंक्शन इज, यहाँ पे जब हम इसको मिनिमाइज करेंगे तो यह हमारे पास आएगा f इज इक्वल्स टू में a नोट b नोट प्लस a c d नोट प्लस b c d। ओके, तो ये जो फंक्शन है इसको हम लॉजिक गेट के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। a इज़ अ नॉट गेट फॉर a एंड b एंड ईच टुगेदर टू a नोट एंड b नोट एंड गेट टू कंबाइन a नोट एंड b नोट। ये जो a नोट और b नोट है इसको हम एंड गेट में कन्वर्ट करेंगे एंड गेट फॉर a c एंड d नोट। यहाँ पे हमें फिर से एक एंड गेट चाहिए होगा a c एंड d को एंड गेट फॉर b c एंड d नोट। यहाँ पे हम b c d के लिए एक और एंड गेट का यूज़ करेंगे। ओके, अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं के मैप के थ्रू लॉजिक गेट बनाने के लिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन का ही एच पार्ट हमारे पास है, कन्वर्ट डेसिमल नंबर 49.25 इनटू बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। अब यहाँ पे एक हमें डेसिमल नंबर दिया गया है 49.25 जिसमें को कि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर उसी नंबर को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर उसी नंबर को हमें ऑक्टल में भी कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी करेंगे। किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है उसके स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले
देख लेते हैं कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप 1 इज डिवाइड द नंबर बाय 2। ये जो 49.25 है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। रिकॉर्ड द रिमाइंडर, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। रिपीट द प्रोसेस विद द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1। कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल द क्वोशिएंट इज 0। जब तक क्वोशिएंट जो है 0 नहीं हो जाता तब तक हमें डिवाइड करना है 2 से। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑब्टेन्ड बाय रीडिंग द रिमाइंडर्स इन रिवर्सिंग ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप हमें जो है जो क्वेश्चन आया है उसको हमें रीड करना है। ओके, रिमाइंडर्स को रीड करना है बॉटम टू टॉप। जब हम ये करेंगे प्रोसेस करेंगे तो जो 49 है उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा 110001। ओके, अब ये तो हमारे पास हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी डेसिमल नंबर इंटीजर पार्ट को। ओके, लेकिन अगर पॉइंट के बाद का नंबर देखें 49.25 है तो पॉइंट के बाद का नंबर जो है वो फ्रैक्शनल नंबर होता है। बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी जब हम कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल में इंटीजर पार्ट को अलग तरीके से कन्वर्ट किया जाता है जिसमें कि इंटीजर पार्ट को 2 से डिवाइड करके फिर उसके जो रिमाइंडर्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। इंटीजर पार्ट के लिए डिवीजन का यूज़ किया जाता है और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया जाता है। ओके, For a decimal numbers with a fractional part, the integer and the fractional parts are converted separately. The integer part is converted as described above. The fractional part is converted by repeatedly multiplying by 2 and recording whether the result is greater than 1. This process continues until the fractional part is 0 or until a desired level of precision is reached. The binary equivalent is then obtained by appending the binary from the fractional part of the to the binary from integer part. The fractional part is 0.25 in binary is 1 since 1 by 4 is 0.25. So 49.25 in binary is 110001.01। ओके, अब हमारे पास उसी बाइनरी 49.25 को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। जो हमारे पास डेसिमल नंबर है 49.25 उसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास स्टेप्स गिवन है जो हमें फॉलो करने हैं। कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। First step है divide the number by 16, then record the remainder, then repeat the process with the quotient obtained in a step 1. Repeat the process until the quotient is 0. The hexadecimal equivalent is obtained by reading the remainders in reverse order from bottom to top. Okay. अब जो ये हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर में क्या होता है 0 to 9 डिजिट्स होती है, फिर उसके बाद ABCDEFG ऐसे 16 डिजिट्स होती है। टोटल 16 प्लेसेस होते हैं। ओके, तो इसमें क्या करना है हमें डेसिमल पार्ट के लिए सबसे पहले जो 49 है इसको 16 से डिवाइड करना है। तो आप 16 3 करेंगे तो 48 आ जाएगा 1, फिर वो 31 बन जाएगा हेक्साडेसिमल में। ओके, तो जब हम डेसिमल पार्ट 49 को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 31। लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये तो हमारा था इंटीजर पार्ट के लिए। ओके, लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो अलग तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। उसके लिए हम द फ्रैक्शनल पार्ट इज कन्वर्टेड बाय रिपीटेडली मल्टीप्लाइंग बाय 16। ओके, मतलब जो इंटीजर पार्ट है उसको डिवाइड करेंगे 16 से, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। ओके, द फ्रैक्शनल पार्ट इज कन्वर्टेड बाय रिपीटेडली मल्टीप्लाइंग बाय 16 and recording the integer part of the result. This process continues until the fractional part is 0 or until a desired level of precision is reached. The hexadecimal equivalent is then obtained by appending the hexadecimal from the fractional part of the hexadecimal from the point of integer part. Okay, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। ओके, कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर टू, अब ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा 49.25 इन हेक्साडेसिमल इज 31.4। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा।
अब इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया था कि हमें इस नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में क्या होता है, 8 डिजिट्स होती है जिसमें 0 to 7 काउंट होती है, लेकिन जो डिजिट्स होती है वो 8 होती है। तो हम ऑक्टल में क्या करेंगे कि जो नंबर है उसको इंटीजर पार्ट के लिए हम नंबर को डिवाइड करेंगे 8 से, फिर उसका जो रिमाइंडर है उसको रिकॉर्ड करेंगे। उस प्रोसेस को जब तक फॉलो करेंगे जब तक कि जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं हो जाता। जब हम 49.8 को डिवाइड करेंगे 49 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो जो रिजल्टेंट आएगा जब हम रीड करेंगे उसको तो 61 आएगा। ओके, फिर उसके बाद सॉरी डेसिमल पार्ट को 49 को जब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 16 आएगा। फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट में मल्टीप्लिकेशन बाय 8 होगा तो उसका रिजल्ट आएगा 0.2। ओके, तो हमारा जो 49.25 है डेसिमल का, ऑक्टल में हो जाएगा 61.2। तो यहाँ तक जो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, टोटल इस पेपर में 5 क्वेश्चंस है जिसमें कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल्ड एंड हार्डवायर्ड कंट्रोल्ड। ओके, अब हमें डिफरेंस बताना है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल्ड एंड हार्डवायर्ड कंट्रोल। ओके, द डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट एंड अ हार्डवेयर वायर्ड कंट्रोल यूनिट आर एस फॉलो। यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना है तो हमने पॉइंट वाइज डिफरेंस बताया है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल में और हार्डवायर्ड कंट्रोल में। ओके, तो सबसे पहला जो डिफरेंस का बेसिक पॉइंट है वो है इम्प्लीमेंटेशन। A hardwired control unit is implemented as a logical circuit, means logical circuit, gates, flip-flops, decoders, etc. in the hardware. On the other hand, a micro-programmed control unit is implemented using a programming approach. A sequence of micro operations are carried out by executing a program consisting of micro instructions. अभी जो हार्डवायर्ड कंट्रोल होता है जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ गेट, इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप या फिर डिकोडर की फॉर्म में। लेकिन जो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल होता है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स, इन अ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस, जिससे कि जो या फिर माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में हम जो है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल को जो है ऑपरेट करते हैं। सेकंड हमारे पास बेस फॉर डिफरेंस आता है स्पीड। जो हार्डवायर कंट्रोल होता है वो फास्टर होता है एज कंपेयर टू माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल के। ओके, अ हार्डवायर कंट्रोल यूनिट इज फास्टर व्हेन कंपेयर टू माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। दिस इज बिकॉज द हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल यूजिंग अ लॉजिकल सर्किट विच इज जनरली फास्टर। हमने देखा था कि जो हार्डवायर कंट्रोल यूनिट होती है उसमें हम गेट्स का, फ्लिप फ्लॉप का या फिर डिकोडर्स का यूज़ करते हैं, वो फास्टर होते हैं एज़ कंपेयर टू माइक्रो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस के। ओके, इसलिए जो स्पीड होती है वो हार्डवायर कंट्रोल की ज़्यादा होती है। थर्ड है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। अ हार्डवायर कंट्रोल यूनिट इज़ फास्टर. A microprogrammed control unit is more flexible to accommodate new system specification or new instruction sets. If the design of a hardware control unit has to be modified or changed, it requires changing in the wiring among the various components. Thus, the modification of the combinational circuit may be very difficult. अब देखिए, जब हम हार्डवायर्ड कंट्रोल करते हैं तो उसमें हमें गेट्स बनाने पड़ते हैं, एंड गेट, नोट गेट, लॉजिक सर्किट्स, डिकोडर्स बनाने पड़ते हैं। अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने जो गेट्स बनाए हैं, जो चिप्स बनाए हैं, सर्किट्स बनाए हैं, उसको हमें कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा, जो कि उतना फिजिबल नहीं है। लेकिन जो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल है जिसमें कि हम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं प्रोग्रामिंग की फॉर्म में, तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है क्योंकि हमें उसमें हार्डवेयर चीज़ों को चेंज नहीं करना पड़ता। इसलिए जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। ओके, फोर्थ हमारे पास है कॉस्ट।
A hardwired control unit is more costly as everything has to be redesigned if a change is required. A microprogrammed control unit is less costly as it is easier to modify. जो microprogrammed control unit है उसको हम easily modified कर सकते हैं और उसमें कोई change करना है तो उसके लिए complete redesign की ज़रूरत नहीं, इसलिए microprogrammed unit सस्ती होती है as compared to hardwired control unit. फोर्थ, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है complex instruction. A microprogrammed control unit finds it easier to handle complex instruction sets. On the other hand, a hardwired control units find it difficult to handle complex instruction set. अब कोई भी इंस्ट्रक्शन सेट है वो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के लिए इजी रहता है हैंडल करने में एज कम्पेयर टू हार्डवायर कंट्रोल यूनिट. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डिकोडिंग. अ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट हैज़ ईजियर डिकोडिंग एंड सीक्वेंसिंग लॉजिक. अब ये जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होती है इसको हम इजीली डिकोड कर सकते हैं, इजीली सीक्वेंस कर सकते हैं लॉजिकली एज कंपेयर टू हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट. नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल मेमोरी. कंट्रोल मेमोरी इज प्रेजेंट इन अ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट बट एब्सेंट इन हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट. अभी जो कंट्रोल मेमोरी होती है वो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में प्रेजेंट होती है, लेकिन हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में ये कंट्रोल मेमोरी होती ही नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास है एरर अक्रेंस. जो एरर अक्रेंस के चांसेस है वो लेस होते हैं माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में एज कंपेयर टू हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हम देखेंगे. ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द लॉजिक डायग्राम ऑफ 3x8 डिकोडर. अब जो हमें एक डिकोडर का लॉजिक डायग्राम जो है बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है. Okay, a 3x8 decoder is a type of a decoder which has 3 inputs and 8 outputs. The output lines of the decoders corresponding to the minterms of 3 input variables. Only one of the output line is activated, logic 1 for each unique 3-bit input combination, while the other remain inactive, logic 0. अब जो ये हम 3x8 का डिकोडर बनाएंगे इसमें 3 इनपुट्स होंगे और 8 आउटपुट होगी. जो आउटपुट लाइंस होगी डिकोडर की वो मिन टर्म्स से कोरिस्पॉन्डिंग होगी 3 इनपुट वेरिएबल के, और जो एक ही आउटपुट लाइन होगी वो एक्टिवेटेड होगी लॉजिक 1 के लिए और जो अदर है वो 0 रहेगी. ओके, here is a specified explanation of how it works. यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन दी गई है कि किस तरह से 3x8 का डिकोडर जो है काम करेगा. Inputs. The 3x8 decoder has 3 inputs line typically labeled A, B and C. The inputs can represent a 3-bit binary number ranging from 000 to 111 और 0 to 7 in decimal. यहाँ पे हमें 3 inputs दिए गए हैं, मतलब हम ABC जिसमें कि हम 0 to 7 डेसिमल नंबर में इसको रेंज कर सकते हैं. आउटपुट. द डिकोडर हैज़ 8 आउटपुट लाइन्स. जो आउटपुट लाइन होगी वो 8 होगी, टिपिकली लेबल टू D0 to D70 represent the decoder and 0 to 7 are the output lines. Each output line corresponding to one of the 8 possible combination of 3 inputs. Operation. When a specific 3-bit binary operation is applied to the inputs, the decoder activates the corresponding output line. For example, the input is 101 or 5 in the decimal. The decoder activates output line D5 and deactivates all other output line. Okay. अब इसी के बाद जो है हमने क्वेश्चन बी पार्ट देखा था क्वेश्चन नंबर 2 का. अब हमारे पास सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का. ओके, find the nines and tens complement of 128 and then convert 128 to binary and find ones and twos complement. अब ये जो 128 है इसका हमें नाइन्स और टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 128. द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर इज फाउंड बाय सबट्रैक्टिंग ईच डिजिट फ्रॉम of the number from 9. For the number 128 the नाइन्स कॉम्प्लीमेंट इज 871. अब क्या करना है कि अगर हमें नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी भी डेसिमल नंबर का तो उसकी हर एक डिजिट को 9 से माइनस करना होगा. अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे हम 128
8 को माइनस करेंगे 9 से, फिर उसके बाद 2 को माइनस करेंगे 9 से, फिर 1 को माइनस करेंगे 9 से, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 871 आएगा। ओके, tens complement of a 128. The tens complement of a decimal number is found by adding 1 to the ninth complement of the number. अब ये जो हमने 871 निकाला था 128 का, उसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो वो टेंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 871 जो था वो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट था 128 का, अगर उसमें 1 ऐड किया जाए तो वो 872 हो जाएगा, जो कि टेंस कॉम्प्लीमेंट है 128 का। ओके, अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि 128 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर उसका वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो जब हम 128 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1000000 आएगा। ओके, अगर हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, तो ईच बिट को हम फ्लिप करना होगा। जो 0 है उसको 1 कर दो और जो 1 है उसको 0 कर दो। ओके, तो हमारे पास 1000000 था। अब इसको हम फ्लिप करेंगे तो हमारे पास 0 और 7 वंस आ जाएंगी। ओके, अगर हम उसका 2 कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं 128 का, तो जो हमें वंस कॉम्प्लीमेंट मिला है उसमें आप 1 ऐड कर दो। जब हम किसी भी बाइनरी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो 1 + 1 0 हो जाता है, तो जितने भी 1 है वो 0 हो जाएंगे और जितना 0 है वो 1 हो जाएगा, प्लस 1 0 इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कैरी बिट। ओके, please note that the 2's complement of 1000000 is the same as the original number because 128 is a power of 2. अब ये बोला गया है कि यहाँ पे जो 128 का 2 कॉम्प्लीमेंट है, 2's कॉम्प्लीमेंट है, वो सेम एज है जब हम 128 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। वो क्यों है? क्योंकि जो 128 है वो 2 की पावर है। 128 इज द पावर ऑफ 2। इन जनरल द 2's complement of a power of 2 is the same as the original number in the binary. अब मान लीजिए कोई भी नंबर है, उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर आप उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ओके, अगर वो नंबर 2 की पावर होगा और उसको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे वो सेम होगा एज व्हेन वी कंपेयर इट्स 2's कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो जो 2's कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी बाइनरी नंबर का, जो 2 की पावर है वो सेम होता है इस बाइनरी इक्विवेलेंट और हिज 2 कॉम्प्लीमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे एग्जामिनेशन पेपर में हमारे पास 5 क्वेश्चन है और हम 3rd क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हमें कहता है कि एट 25 एंड -25 इन बाइनरी यूजिंग 8 बिट रजिस्टर फॉर द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड है साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट, थर्ड है साइंड 2's कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो ये है 25 और -25 है उसको हम बाइनरी में ऐड करेंगे 8 बिट का रजिस्टर यूज़ करके। ये 3 रिप्रेजेंटेशंस हमें दी गई है जिसके थ्रू हमें ऐड करना है। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास है साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। इन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन द लेफ्ट मोस्ट bit is used to represent the sign of the number with 0 for positive and 1 for negative. The remaining bits represents the magnitude absolute value of the number. जब हम signed bit यूज करते हैं, signed magnitude representation करते हैं, तो जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, लेफ्ट हैंड साइड की जो बिट होती है, उसमें अगर स्टार्टिंग में 1 है दैट रिप्रेजेंट्स अ नेगेटिव नंबर। अगर स्टार्टिंग में 0 है तो वो क्या शो करती है? पॉजिटिव नंबर शो करती है। ओके, तो हमें 25 और -25 को 8 बिट साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो +25 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा 0001101। ओके, और जब -25 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 100। अब आप देखिए, जब +25 था तो यहाँ पे 000 था, राइट, लेकिन जब -25 है तो वहाँ पे फर्स्ट 0 की जगह 1 आ गया। ओके, बाकी सेम रहेगा। ओके, 100111101। The leftmost bit is 1 to indicate a negative number. However, in signed magnitude representation, you can't directly add the numbers.
अब ये जो साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन होती है इसमें आप डायरेक्टली नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते, लाइक यू वुड इन टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि आप 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट में कर सकते हैं। द साइंड बिट इज ट्रीटेड सेपरेटली फ्रॉम द मैग्नीट्यूड बिट्स, जो ये साइंड बिट है ये मैग्नीट्यूड के बिट से अलग तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी। टू एट +25 and -25 you would separately add the magnitudes and then apply the appropriate sign. In this case, +25 and -25 are exact opposites. Their sum is 0, which represents 0 in decimal. So the sum of +25 and -25 in a 8-bit sign magnitude representation is 0 0 0, means completely 0 in 8 bits, which is 0 in decimal. This makes sense as the sum of any number to its negation is always 0. अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि हम जो मैग्नीट्यूड है साइन बिट का उसको हम ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही आएगा। अब ये जो 25 और -25 है एग्जैक्ट अपोजिट है और एग्जैक्ट अपोजिट इन साइन है बट सेम नंबर्स है, राइट। तो जब हम इनको 0 करेंगे तो 0 मिलेगा और डेसिमल में जब उसको 0 को कन्वर्ट करेंगे तो वो भी 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है 0। सेकंड है, अब ये जो +25 और -25 है इनको हमें ऐड करना है इन साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। ओके, in signed one's complement representation, the leftmost bit is used to represent the sign of the number with 0 or 0 for positive and 1 for negative. The remaining bits represents the magnitude of the number with negative number represented as one's complement for their positive counterparts. Let's represent +25। अब इसने सिंपली इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया है और फिर उसको ऐड किया है तो फाइनल सम 0 ही आएगा। मतलब इन तीनों पार्ट्स के जो सम है वो 0 ही आएंगे। बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे इन्होंने कन्वर्ट किया है। ओके, तो हम इस पार्ट को स्किप करते हैं क्योंकि सब में जो है 0 ही आएगा और सेम कंसेप्ट लागू होता है कि आप प्लस और माइनस को ऐड करेंगे तो 0 होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0 होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट को देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ 8086 असेंबली लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ADC, MUL, XOR और रोल। ओके, अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई है हमें इनको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस होती है ADC, MUL, XOR और रोल, इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है या कैसे ये असेंबली लैंग्वेज 8086 माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ होती है। ओके, तो सबसे पहले है ADC। ओके, फर्स्ट हमारे पास क्या दी गई है ADC। ADC इज द ऐड विद कैरी। ओके, ADC, the ADC add with carry instruction in 8086 assembly language is used to add the contents of the source operand, the destination operand and the carry flag. The result is then stored in the destination operand. The syntax of the ADC instruction is as follows. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ADC होती है ऐड विद कैरी इंस्ट्रक्शन होती है 8086 असेंबली लैंग्वेज में, जिसमें कि क्या होता है कि हमें जो सोर्स ऑपरेंड है और जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड है और जो कैरी फ्लैग है तीनों को ऐड करना होता है और जो रिजल्ट है वो डेस्टिनेशन ऑपरेंड पे स्टोर किया जाता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का सिंटेक्स दिया गया है जिसमें कि ADC डेस्ट SRC ये जो है इसका सिंटेक्स है। ओके, सिंटेक्स मतलब ग्रामर होता है, आई होप कि आपको पता होगा। हेयर DST का मतलब क्या होता है? DST कैन बी अ मेमोरी लोकेशन और अ रजिस्टर एंड SRC कैन बी अ मेमोरी लोकेशन और अ रजिस्टर और इमीडिएट वैल्यू। यहाँ पे DST जो है वो मेमोरी लोकेशन या रजिस्टर हो सकता है और SRC क्या हो सकता है? ये भी एक मेमोरी लोकेशन या फिर कोई इमीडिएट वैल्यू हो। ओके, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। असेंबली लैंग्वेज ये कोड है org100h डॉट मॉडल स्मॉल डॉट कोड मूव AL 70h सेट AL to 70h मूव BH OF5H सेट्स BH to FSH। ADC यहाँ पे देखिए जो ADC है ये इंस्ट्रक्शन दी गई है
एडीसी का यहाँ, वेट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दी गई है एडीसी जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन दी गई है एडीसी। एडीसी क्या करती है, जो सोर्स इंस्ट्रक्शन है, जो ये एडीसी क्या करती है, जो सोर्स ऑपरेंड है और जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड है और जो कैरी फ्लैग है, तीनों को ऐड करके स्टोर करती है। ओके, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, जो एल है और जो बी एच है उनको ऐड करके एडीसी के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। ओके, इन द एग्जाम्पल अबाउ द मूव इंस्ट्रक्शन आर यूज टू सेट द वैल्यूज ऑफ एल एंड बी एच। जो मूव है उसके थ्रू हम जो है एल और बी एच की जो वैल्यूज है, यहाँ पे मूव एल लिखा हुआ है और ये मूव बी एच लिखा हुआ है, इसके थ्रू जो एल और बी एच की वैल्यूज है उनको हमने सेट किया है। एंड सी एक्स रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन, CX रजिस्टर को भी हमने मूव के थ्रू डिफाइन किया गया है, इसकी वैल्यू हमने सेट की है। ओके, और जो है वेट वेट CX रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन क्या दी गई है, 015H, 015H यहाँ पे मेमोरी लोकेशन मूव के थ्रू डिफाइन की गई है। फिर उसके बाद जो ADC है उसको कमांड दी गई है ADC ऑफ AL, और ये मेमोरी लोकेशन AL इज इक्वल्स टू में AL प्लस में मेमोरी लोकेशन। यहाँ इस मेमोरी लोकेशन पे कैरी फ्लैग के साथ जो रिजल्ट है वो स्टोर कर दिया जाए। The ADC instruction is then used to contents of AL and BH along with carry flag CF and the store the result in AL. The same operation is performed again, this time adding the contents of AL and the memory location along with CF and storing the results in AL. AL में जो है result स्टोर किया कर दिया। देखो पहले इसने मूव AL के थ्रू AL की वैल्यू डिफाइन की, फिर मूव BH के थ्रू BH की डिफाइन की, फिर जो ADC में जो है ADC में AL और BH को ऐड कर दिया, फिर CX को डिफाइन किया, फिर एक मेमोरी लोकेशन को डिफाइन किया, फिर दोनों को ऐड कर दिया और फिर उस एग्जाम जो है प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया। ओके, दिस वे द ADC इंस्ट्रक्शन अलाउज फॉर द एडिशन ऑफ लार्जर नंबर्स बाय कंसिडरिंग द कैरी फ्रॉम द प्रीवियस एडिशन। मतलब जो प्रीवियस एडिशन से कैरी आई है उसको भी ऐड करता है और जो नंबर्स है उनको भी ऐड करता है। ओके, सेकेंड पार्ट हमारे सेकेंड इंस्ट्रक्शन हमें डिफाइन करनी है MUL। ओके, द MUL मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन इन 8086 असेंबली लैंग्वेज इज यूज टू मल्टीप्लाई टू अनसाइंड नंबर। यहाँ पे हम साइंड नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अनसाइंड नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए MUL इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। द सिंटैक्स ऑफ MUL इंस्ट्रक्शन इज एज फॉलोज, MUL SRC। MUL SRC जो है इसका सिंटैक्स है। Here SRC can be a memory location or a register. The destination operand is hard coded as the AX register. अब यहाँ पे जो destination operand होगा वो AX register ही होगा। ओके, ये हमें एग्जाम्पल दिया गया है। मूव AL के थ्रू AL की वैल्यू डिफाइन कर दी गई है, फिर मूव BH के थ्रू BH की वैल्यू डिफाइन की गई है, फिर मल BH का मल्टीप्लाई AL एंड BH, AL और BH को मल्टीप्लाई किया गया है, फिर जो AX में जो है रिजल्टेंट की वैल्यू स्टोर की गई है। ओके, इन दिस एग्जाम्पल मूव इंस्ट्रक्शन इज यूज टू सेट द वैल्यूज ऑफ AL एंड BH रजिस्टर्स। The MUL instruction is then used to multiply the contents of AL and BH and store the result in AX. This way, the MUL register instruction allows for the multiplication of larger numbers. इसके थ्रू हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं लार्ज नंबर्स की। ओके, थर्ड हमारे पास इंस्ट्रक्शन हमें डिफाइन करनी है एक्सोर। एक्सोर, द एक्सोर एक्सक्लूसिव और इंस्ट्रक्शन इन 8086 assembly language performs a bit by bit or logical XOR operation between the source operand and the destination operand and stores the result in the destination operand. The XOR operation gives 1 when both inputs are different. When both inputs are the same, then the output will be 0. The syntax is of the XOR is as follows. तो जो XOR या एक्सक्लूसिव और जिसको हम बोलते हैं उसका जो आउटपुट होता है वो 0 होता है अगर जो इनपुट है वो सेम है, और 1 होता है अगर इनपुट डिफरेंट है। ओके, तो सिंटेक्स हमारे पास गिवन है XOR test, SRC। Here test can be a memory location or a register
and SRC can be a memory location or a register or an immediate value. Let's consider an example. यहाँ पे एक असेंबली कोड हमें दिया गया है जिसमें कि ORG 100H डॉट मॉडल स्मॉल डॉट कोड मूव AL 54H semicolon load AL with 54H XOR AL AL semicolon perform XOR operation on AL ret semicolon stops the program. In this example, move instruction is used to set the value of AL register. The XOR instruction is then used to perform the XOR operation on AL and the result is stored back in AL. Since the XOR operation is performed on the same register, the result will be 0. तो यहाँ पे सेम रजिस्टर पे जो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, सेम टाइप की इनपुट वैल्यूज है, तो जो रिजल्ट है वो 0 होगा. रोल क्या होता है? रोटेट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन होती है. The roll rotate left instruction in 8086 assembly language rotates all bits in a specified byte or a word to the left some number of bit position. ये क्या करती है? सभी बिट्स को स्पेसिफाइड बाइट या फिर वर्ड के लेफ्ट में जो है स्टोर करती है या रिप्लेस करती है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB is placed as a new least significant bit और जो and a new carry flag. जो most significant bit है वो least significant bit में displace की जाती है और least significant bit जो है most significant bit में displace की जाती है. ओके, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं. और यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया गया है जिसमें कि जो मूव है उसको रोल स्टेटमेंट को रोल इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया गया है, जिसमें कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन गई और लीस्ट सिग्निफिकेंट जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बन गई है. ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. अब क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट देखेंगे. ओके, सी पार्ट के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा. सी पार्ट हम देख लेते हैं. Explain the role of interrupt vector table IVT in the context of 8086 microprocessor with the help of a diagram. हमें यहाँ पे interrupt vector table को जो है explain करना है in 8086 microprocessor with the help of a diagram. आप ये देख सकते हैं कि पूरे क्वेश्चन पेपर में जो माइक्रो प्रोसेसर 8086 है उसी के बारे में पूछा गया है और हमारी बुक में भी 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में ही एक्सप्लेन किया गया है. तो मैं आपसे कहूँगी आप इस माइक्रो प्रोसेसर पे एक ब्रीफ वीडियो या ब्रीफ जो है अपनी तैयारी करके जाइए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस यही है. असेंबली लैंग्वेज हमें इसी माइक्रो प्रोसेसर पे सिखाई गई है और आपको कॉन्सेप्ट जब भी क्लियर होंगे जब आप इस माइक्रो प्रोसेसर को अच्छे से जानते होंगे. तो इसका आंसर हम देख लेते हैं. इंटरप्ट वेक्टर टेबल को हमें एक्सप्लेन करना है. ओके, द इंटरप्ट वेक्टर टेबल IVT plays a crucial role in the operation of the 8086 microprocessor. It is a table that contains vectors or a memory addresses of interrupt service routine ISR and exceptional handler functions. The IVT is link between the interrupt type code and the procedure that has been designated to service interrupts associated with that code. मतलब इंटरप्ट का मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ. इसी क्वेश्चन पेपर में हमारे पास 2 क्वेश्चंस आए हैं इंटरप्ट से रिलेटेड. व्हाट इज इंटरप्ट हैंडलिंग एंड हाउ डज द CPU नो दैट इंटरप्ट हैज ओकर्ड. अब ये जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल है वो 8086 माइक्रो प्रोसेसर में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है. ये एक टेबल है जिसमें कि जो वेक्टर्स और जो मेमोरी एड्रेस है इंटरप्ट के इंटरप्ट सर्विस रूटीन के वो जो है शो किए जाते हैं. जो इंटरप्ट वेक्टर रूटीन टेबल है IVT जो है वो लिंक है इंटरप्ट टाइप कोड के बीच में और सर्विस रूटीन के. ओके, in 8086 system the first kilobyte of memory from 000 Hz to 003 FFH is reserved for storing the starting address of interrupting service routines. जो ये माइक्रो 8086 सिस्टम है इसमें जो पहला KB 1 किलोबाइट जो मेमोरी है इसको इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स के एड्रेसिंग के लिए
स्टोर किया जाता है। दिस ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज ऑफन कॉल्ड एज इंटरप्ट वेक्टर टेबल। इस लोकेशन को या इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी को हम इंटरप्ट वेक्टर टेबल या आईवीटी भी बोलते हैं। द 8086 कैन हैंडल अप टू 256 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। जो ये आईवीटी है वो जो 8086 है वो 256 हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैंडल कर सकता है। For each type, it has to reserve 4 bytes, that is a double word. Okay, here is how IVT works. An interrupt occur either externally or internally. हमने देखा था कि इंटरप्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। हार्डवेयर जो एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू क्रिएट किया जाता है, सॉफ्टवेयर जो इंटरनल डिवाइसेस के थ्रू क्रिएट किया जाता है। ओके, जो इंटरप्ट होता है वो ये या तो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा। ओके, The 8086 saves the flags CS and IP on the stack. अब ये जो 8086 क्या करता है, सबसे पहले फाइल्स, फ्लैग्स, CS और IP जो है एक स्टैक में सेव कर लेता है। The 8086 gets the new value of CS and IP register from 4 memory addresses. अब ये जो 4 memory address है उनके थ्रू इसको न्यू वैल्यू मिलती है CS और IP रजिस्टर की। Okay, it does a indirect far jump at the start of the procedure by loading the CS and IP values और द स्टार्ट ऑफ अ इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अब ये जो है इंटरप्ट सर्विस रूटीन के लिए डायरेक्ट जंप करता है। एन IRET इंस्ट्रक्शन एट द एंड ऑफ इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर रिटर्न्स एक्सेप्शन टू द मेन प्रोग्राम। फिर उसके बाद जो है IRET इंस्ट्रक्शन जो है इंटरप्ट सर्विस रूटीन की स्टार्ट होती है। यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है इंटरप्ट वेक्टर टेबल का। फिर इसको आप देख सकते हैं, ऊपर आप पढ़ सकते हैं, जो भी एक्सप्लेन किया है उसी के ऊपर ये डायग्राम है। इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 4th and 5th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे और ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।